बच्चों कल हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस भी कर लिया था क्या? कॉन्शियसनेस कर लिया था? नो सर। अच्छा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस टू सराउंडिंग, है ना बेटा? हर ऑर्गेनिजम्स उसके सराउंडिंग्स जो भी स्टिमुलस होते हैं, एज ए स्टिमुलस वो रिसीव करता है और उसके अगेंस्ट वो रिएक्ट करता है ना? इसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। मतलब अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलस जानते हो आप? स्टिमुलस, स्टिमुलस, ठीक है ना? लिखिए, कॉन्शियसनेस में लिखो बेटा, it is awareness of the surrounding, it is awareness of the surrounding and responding to the external stimuli, external stimuli, स्टिमुलस, स्टिमुलाई, ठीक है। और ये जो बेटा स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस जो होते हैं वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है ना? मे बी स्टिमुलस आर मे बी, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, स्टिमुलस आर मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो स्टिमुलस है बेटा, ये जो स्टिमुलस है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स, अगर ह्यूमन की बात करें तो स्टिमुलस आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स, जो हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर एनिमल्स में हाईली डेवलप होता है, ठीक है ना? जैसे कि आईज है, ईयर है, नोज है, स्किन है, ये सारे क्या है? सेंस ऑर्गन है हमारे, ठीक है। यूनिसेलुलर में ऐसा कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते स्पेसिफिक, बट वो भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे पास है स्पेसिफिक, तो इसलिए हम ह्यूमन को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन ही केवल ऐसा है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है बेटा, जो है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, स्टिमुलस आर परसीव्ड बाय, स्टिमुलस आर perceived by, stimulus are perceived by sense organs like, stimulus are perceived by sense organs like eyes, nose, ears, skin, एक्सेट्रा। ये तो बच्चों एनिमल्स की बात हो गई और हायर एनिमल की बात हो गई, ठीक है। प्लांट्स में, प्लांट्स में कैसे रिसीव, कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं इन प्लांट्स? प्लांट्स में मेनली कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं बेटा? अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस होगा, है ना? उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। लाइट है, वाटर है, पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सब सारे क्या है बेटा? स्टिमुलस का काम करेंगे प्लांट्स में, है ना। इन प्लांट्स स्टिमुलस आर लाइट, टेम्परेचर, pollution
एक्सेट्रा, ये सब सारे स्टिमुलस हैं, ठीक है। या पल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन तो क्या, पल्यूटेंट्स लिखो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है, पल्यूटेंट्स, ठीक है। एक और है बेटा प्लांट्स में, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मीन्स क्या होता है बेटा, फोटो मीन्स लाइट, और पीरियोडिज्म मीन्स पीरियड्स, मतलब के टाइम, कितने टाइम तक, मतलब किस प्लांट को कितनी, ये एक टॉपिक है, एक चैप्टर है बेटा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है ना। वहां पे फोटो पीरियोडिज्म आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है, वहां पे डिटेल पढ़ेंगे। मतलब एक्चुअल में फोटो पीरियोडिज्म है क्या, ये अमाउंट ऑफ लाइट है जो किसी भी प्लांट में, बहुत सारे प्लांट्स में उसके फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है। मतलब फ्लावरिंग के लिए कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको कि 8 घंटे से कम लाइट की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि 8 घंटे से ज्यादा लाइट की जरूरत है, तभी फ्लावरिंग होगी। अगर फ्लावरिंग होगी बेटा तभी उनमें फ्रूटिंग होगी, तभी सीड फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिप्रोडक्शन, और विच इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से रिपीट करता हूं बेटा। प्लांट्स में बेटा, प्लांट्स में लाइट का अमाउंट, मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट उसके रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, टाइमिंग, प्लांट्स आर मे बी शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। लेकिन ये जो है क्लासिफिकेशन हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी प्लांट हो बेटा, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि कम लाइट की जरूरत है, कि किसी को बहुत ज्यादा की जरूरत है, किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। एंड फ्लावरिंग इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। तो जितना उनको लाइट की रिक्वायरमेंट है, अगर उतना नहीं मिला तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होगा। मतलब लाइट जो है बेटा उसके रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक और पॉइंट लिखो, या फोटो पीरियोडिज्म पहले लिख लो। फोटो पीरियोडिज्म में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर ऑफ, ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर ऑफ लाइट, एक्सपोजर ऑफ लाइट, ब्रैकेट क्लोज, इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन, इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन। मतलब फोटो पीरियोडिज्म रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है बेटा। कैसे, फ्लावरिंग, अगर जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है उससे कम मिला तो फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा उसमें, है ना। इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन इन दोज प्लांट्स, in those plants and animals, photoperiodism influence reproduction in those plants and animals, those plants and animals which breed during particular season, which breed, BREED, which breed पर्टिकुलर सीजन, ठीक है। जैसे एक बात एक बात तो ये कि मैंने इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लिखवा दिया बेटे। अब दोनों का एग्जांपल देखो, व्हीट का सीड कब हम सो करते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। अभी हार्वेस्टिंग चल रही है व्हीट की। तो ये जो सीजन है, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट है, वो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। इसीलिए प्लांट्स जो है सीजनल्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स, और जो हायर प्लांट्स है उसमें पर्टिकुलर सीजन में उनमें फ्लावरिंग होती है।
तो प्लांट्स में तो आपको ब्रीडिंग समझ में आ गया, मतलब रिप्रोडक्शन को अमाउंट ऑफ लाइट या फोटो पीरियोडिज्म कैसे अफेक्ट करता है। एनिमल्स में देखो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं, बेटा +2 में पढ़ोगे आप, है ना, उसको सीजनल ब्रीडर भी बोलते हैं एनिमल्स को। ऑयस्टर साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स में बेटा ऑयस्टर साइकिल होती है जो जिसको हम सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। सीजनल ब्रीडर मतलब वो पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पूरे साल भर नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो उसको इस फिनोमेना को हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। क्लियर हो गया बात बच्चों, बोलो ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए आप, ये जो कॉन्शियसनेस है ना बेटा, कॉन्शियसनेस ये क्वालिटेटिवली नहीं होता, ये एक्चुअल में इसको हम क्वांटिटेटिवली लेते हैं। ये क्वांटिटेटिवली फिनोमेना है कॉन्शियसनेस। जैसे मान लो एसी रूम में चल रहा है, इसका टेम्परेचर है 25, हमने कर रखा है 25। कॉन्शियसनेस इज द नॉट अ क्वालिटेटिवली फिनोमेना, इट इज अ क्वांटिटेटिवली फिनोमेना। क्वांटिटी मतलब अमाउंट, जैसे अब मान लो 23 डिग्री टेम्परेचर है एसी का, 10 लोग बैठे हुए हैं बेटा, तो 10 लोगों में से 2-4 लोगों को ठंडक लगने लगेगी, कुछ लोग बोलेंगे और टेम्परेचर बढ़ाओ। तो टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन एक सेम टेम्परेचर पे अलग अलग बिहेवियर है लोगों का। मतलब कॉन्शियसनेस, किसी को ज्यादा गर्मी लग रही है, किसी को ज्यादा ठंडक लग रही है, सेम टेम्परेचर पे। तो ये क्वांटिटी हुई ना। तो एक बात याद रखना, कॉन्शियसनेस इज द क्वालिटी क्वांटिटेटिवली फिनोमेना, लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉन्शियसनेस इज द क्वांटिटेटिवली फिनोमेना, ठीक है, क्वांटिटेटिवली फिनोमेना। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक ह्यूमन ही है बेटा ऐसा जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है होता है ना, मतलब कि अवेयर टू सेल्फ, अवेयर टू सेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म who is aware, who is aware of himself, that is सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस बेटा केवल ह्यूमन बीइंग में ही पाया जाता है और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, ठीक है। आपने यूग्लिना में देखा है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट उधर मूव कर जाएगा फ्लैजेला के हेल्प से और फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। नई लाइट है ना, तो उसमें मूवमेंट, उसको पता लग जाता है कि लाइट किधर से आ रही है। कॉन्शियसनेस उसमें भी है, कॉन्शियसनेस उसमें भी है, ठीक है बच्चों। तो एक ह्यूमन ही है जो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है ना। एंड कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मान लो कोई ह्यूमन कोमा में है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, है ना। अगर मान लो कोई ह्यूमन अगर कोमा में है, कोमा तो समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट, मतलब ये लिविंग स्टेट में है भी कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल है बताना। मोर डिफिकल्ट, आपके एनसीईआरटी में लिखा है मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट, है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सेंट है बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सेंट नहीं है, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या है बेटा, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये तो नहीं है। और क्या नहीं है बेटा,
जो कोमा में पर्सन है, उसमें अमाउंट कम है, जीरो है। ऐसा नहीं है कि हम बोले कि नहीं है, क्योंकि बाद में वो लिविंग हो सकता है, मतलब बाद में वो सेल्फ कॉन्शियसनेस में भी आ सकता है। हाँ देखो, उस समय तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बेटा, लेकिन वो बाद में आ सकता है, रिस्पॉन्ड बाद में तो कर सकता है। तो उसको हम डेड तो नहीं बोल सकते, डेड तो नहीं है। कॉन्शियसनेस नहीं है अभी, ऐसा भी नहीं बोल सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते। मेडिसिन के अगेंस्ट बेटा उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है अंदर अंदर, समझ रहे हो? तो कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन उसको पता नहीं चल पा रहा है। मतलब क्या हुआ, वही बात, किसी को बहुत ज्यादा गर्मी, किसी को बहुत ज्यादा ठंडक लग रही है, तो ये सेम टेम्परेचर पे, तो उसमें क्वांटिटी कम है। मतलब कितना कम, जीरो। मतलब कॉन्शियसनेस जीरो है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं है, जीरो के पास है लगभग, है ना, लगभग इसके पास है, जीरो के आसपास है, नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? बाद में होश आने के बाद सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आ सकता है, और कॉन्शियसनेस का भी अमाउंट बढ़ सकता है। ठीक है ना, मैंने बोला है आप लोगों को कि ये क्या है, क्वांटिटेटिवली फिनोमेना है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हीलिंग एंड रिपेयर बोल सकते हैं। टूट फूट जाती है बॉडी तो बन जाती है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। मूवमेंट भी होता है, कुछ तो स्टेबल होते हैं, कुछ मूव भी कर सकते हैं। मूवमेंट, इसको बहुत अच्छी तरह से हम नहीं, अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे बेटा, ये सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे कि मूवमेंट कितने तरह का होता है। एक और है बेटा, वेरिएशंस। वेरिएशंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, वो वेरिएशन शो करते हैं। वेरिएशन एक्चुअल में क्या है, ऑल लिविंग बीइंग्स पोसेस वेरिएशन। मतलब कि अब इसको भी आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे कि कैसे वेरिएशन पॉसिबल हो पाता है। म्यूटेशन के थ्रू भी हो सकता है, या जेनेटिक रिकम्बिनेशन के थ्रू वेरिएशन होता है। वेरिएशन भी कई तरह, कई लेवल पे होता है बेटा। देखो हम हाँ, सारे ह्यूमन बीइंग्स, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, मैक्सिमम ऐसे हैं जिससे कि हम सिमिलर हैं। ह्यूमन एक स्पीसीज है, ठीक है, पूरे अर्थ पर जितने भी ह्यूमन है सभी सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंट भी तो हैं। हम अपने भाई बहनों से अलग हैं, माता पिता से अलग हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, ठीक है, अपनी स्पीसीज में सबसे यूनिक है। ठीक है, तो ये वेरिएशंस है। वेरिएशंस भी कई लेवल पे होता है, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे इसका। ठीक है ना, और ये जो वेरिएशन है बेटा, वो इवोल्यूशन के लिए उसको प्रमोट करता है। टाइम के साथ वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है। ठीक है ना, तो लिखिए, लिविंग बीइंग्स पोसेस वेरिएशंस, लिविंग बीइंग पोसेस वेरिएशंस, living being possess variations and have the ability to evolve. Living being possess variations and have the ability to evolve with time. टाइम के साथ वो और इवॉल्व होते हैं बेटा। अब एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन का जो रीजन है बेटा वो वेरिएशन ही है। सॉरी, एडॉप्टेशन होती है वेरिएशन के थ्रू। ठीक है ना, वो ज्यादा एडजस्ट कर लेता है एडॉप्टेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन लिखिए, टू एडजस्ट, ब्रैकेट में लिख सकते हो, टू एडजस्ट, एडजस्ट करना बेटा। यूजफुल वेरिएशंस, कॉमा लिखिए, यूजफुल वेरिएशंस
यूजफुल वेरिएशंस कॉमा बिहेवियर useful variations behavior help organisms to adjust to adjust well 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 and successfully in its environment are called adaptation. Help organism to adjust well and successfully in its environment are called adaptation. ठीक है, एडाप्टेशन लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब बेटा एनसीईआरटी में कुछ और बातें लिखी हुई हैं जिसको कि हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिखिए। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिखो, all living phenomenon phenomenons are due to interactions, है ना, ड्यू टू इंटरैक्शंस। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है बेटा, ऑल लिविंग फिनोमेनॉन आर ड्यू टू इंटरैक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एक स्टेटमेंट और लिखो, एक स्टेटमेंट और लिखिए। प्रॉपर्टी ऑफ tissues are not present in the constituent cells. Property of tissue are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. समझ में आ गया आपको? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझना। मैंने आपसे पूछा कि बेटा चलो हमको हॉस्पिटल दिखा देगो, कहाँ पे है कल्पना चावला हॉस्पिटल, कहाँ पे है? मैंने पूछा आपसे, तो आप ले गए कि हाँ सर मैंने देखा है, और इस हॉस्पिटल के पास आप मुझे लेके गए, यहाँ पे गए हम लोग, और मैंने पूछा कहाँ है हॉस्पिटल, तो आप इस बिल्डिंग को टच करके तो नहीं बताओगे कि हॉस्पिटल है, क्योंकि ये तो ट्रीटमेंट करता नहीं, बिल्डिंग तो नहीं ट्रीटमेंट करता। एक डॉक्टर को दिखा करके आप ये नहीं कह सकते कि ये हॉस्पिटल है, क्योंकि वो तो एक सिंपल एक डॉक्टर है, वो पूरा हॉस्पिटल तो नहीं है। किसी एक वर्कर को आप ये नहीं बोल सकते कि ये हॉस्पिटल है। ठीक है, फिर हॉस्पिटल क्या है? पूरा ये जो सिस्टम है बेटा, सबके इसमें जो लोग काम करते हैं, जो बिल्डिंग है, जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, सबके इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है वो है हॉस्पिटल। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे
बेटा हम ये बोले जैसे H2O है, H2O, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। इनके मिलने से जो वाटर बना इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो ये जो वाटर की प्रॉपर्टी डिसाइड किससे होगी? ना तो हाइड्रोजन से, ना ही ऑक्सीजन से, बल्कि किससे? इनके इंटरेक्शन का रिजल्ट है और वाटर। इनके इंटरेक्शन का रिजल्ट है वाटर। बात समझ में आई? उसी तरह से बेटा जैसे टिश्यू है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं बहुत सारे। तो इन सेल्स के आपस में जो इंटरेक्शन होता है ना इन सेल्स का, उसका रिजल्ट है। इनमें जो सेल्स हैं बेटा, इन ये सेल्स हैं, इस सेल्स के इंटरेक्शन का रिजल्ट है टिश्यू। सेल्स के आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट है टिश्यू। ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? समझ में आया कि सेल्स के इंटरेक्शन का रिजल्ट है टिश्यू। आप टिश्यू, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट है कि टिश्यू बनता है। बढ़िया। तो अब प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ पार्टिसिपेटिंग सेल्स, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसको और हम लोग, एक टिश्यू वाला चैप्टर है बेटा, टिश्यू वाला चैप्टर है आपके +1 में ही है टिश्यू का चैप्टर। एनिमल टिश्यू भी है, प्लांट टिश्यू भी है, वहां पे और बात करेंगे टिश्यू की, है ना, डिटेल। ये तो लिविंग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यूज, so the property of the tissues are not नहीं, so the property of the tissues are determined by, so the property of the tissue are determined by the interaction of, participating cells। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे मान लो प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, एटम्स के आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट ये है, ये है, ये है, और इनके आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होगा बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स बनाएंगे। मैंने कल बताया था सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स के आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट है सेल, और सेल्स के आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट है टिश्यू। ठीक है, अब इंटरेक्शन जब होगा बेटा तभी किसी की प्रॉपर्टी डिसाइड हो सकती है। सेल ऑर्गेनेल में प्रॉपर्टी तभी आएगी कुछ जब वो उसके मॉलिक्यूल्स जिससे कि वो बना है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। मतलब कोई भी कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसका रिजल्ट होता है? इंटरेक्शन का बेटा। समझ रहे हो क्या? ये लिखा आपने सिमिलर। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखो। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स, properties of cellular organelles, properties of cellular organelles are determined by, cellular organelles are determined by interaction of molecules, interaction of molecules। ठीक है, अगर ऐसा है तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं? इंटरेक्शन इज इक्वल टू कॉन्सियसनेस। इंटरेक्शन इज इक्वल टू कॉन्सियसनेस हो जाएगा।
क्योंकि कॉन्शियसनेस तभी आएगा जब किसी न किसी में इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन को ही हम कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इंटरेक्शन का ही रिजल्ट होता है। ठीक है, और आपने अगर पहले लिखा हो तो ठीक है, लिख चुके हो तो ठीक है कि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर लिखे हो तो ठीक लिए, ठीक है, पहले बोला होगा तो मैंने, तो नहीं तो लिख लो। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। हाँ, ठीक है। अब ये जो इंटरेक्शन है बेटा, इंटरेक्शन धीरे 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 बढ़ता जाता है फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया में कुछ और है, फिर अमीबा, प्रो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में कुछ और इंटरेक्शन बढ़ता है, एल्गी में थोड़ा और बढ़ेगा बेटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा में थोड़ा और बढ़ेगा, टेरिडोफाइटा में और बढ़ेगा, मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचते पहुंचते ये जो है इंटरेक्शंस बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो ये हेल्प करता है। दिस फिनोमेना इज ट्रू हायरार्की ऑफ, मतलब कि कैटेगराइज करने में ऑर्गेनिजम्स को, क्लासिफाई करने में ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को भी बढ़ाता जाता है। इंटरेक्शन जो है ऑर्गेनिजम्स के कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता जाता है बेटा, समझ रहे हो? ये बात आप प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस फेनोमेना या इंटरेक्शन कॉन्शियस, ये लिख लिया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरेक्शन इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ interaction result in emergent properties at a higher level of organization, at a higher level of organization. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस फेनोमेना इज ट्रू हायरार्की, दिस फेनोमेना इज ट्रू हायरार्की ऑफ organizational complexity, organizational complexity, organizational complexity at all levels। ठीक है बेटा, रिपीट कर देता हूं, लिखिए, दिस फेनोमेना इज ट्रू हायरार्की ऑफ, दिस फेनोमेना इज ट्रू हायरार्की ऑफ organizational, this phenomena is true hierarchy of organizational complexity, complexity of all levels, complexity of all levels। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, we can say all organisms are, we can say all organisms are, all organisms are self replicating, self replicating, replicating का मतलब समझते हो, अपने आप को डबल कर लेना, पॉपुलेशन बढ़ाना, है ना। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कॉमा इवॉल्विंग, self replicating, evolving and self regulating, and self regulating interactive system, self regulating interactive system, interactive system capable of
कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, regulating interactive system capable of responding, capable of responding to external stimuli, capable of responding to external stimuli। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन हमने लिख लिया कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, इंटरैक्टिव सिस्टम जो इवोल्यूशन को भी फॉलो करते हैं बेटा, और एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स भी करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है। एक चीज और है बेटा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ये बैक्टीरिया है बेटा, चाहे वो हायर ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी, मतलब अगर हम किसी भी लिविंग की बात करते हैं, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं बेटा, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल तो होता ही होता है, और कॉमन जेनेटिक मटेरियल वो शेयर करते हैं। एनसीईआरटी ऐसा लिखता है कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल हर ऑर्गेनिज्म अपना शेयर करता है, एक ही सेम, और वो होता है डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल बेटा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, बैक्टीरिया, प्लांट, एल्गी, फंगी, कुछ भी, एनिमल्स, हायर एनिमल्स, ह्यूमन, सब सभी में डीएनए पाया जाता है बेटा। लेकिन उसकी डिग्री जो है, मतलब उसकी टाइप, मतलब थोड़ा सा वेरिएशन के साथ डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। किसमें थोड़ा डिफरेंस? उसके स्ट्रक्चर में। और ये जो है आप +2 में पढ़ोगे डीएनए, +1 में भी डीएनए पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में, तो समझ में आएगा, ठीक है ना, कि उनके वैरिंग इन डिग्री, है ना, डिग्री में तो फर्क होता है थोड़ा सा, लेकिन कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर किया जाता है बेटा फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स हरिओम, सॉरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो पहले थे, अभी हैं और फ्यूचर में रहेंगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। All organisms are present, past and future, are linked one another, are linked one another by common genetic material, common genetic material, but varying degree, ठीक है, बट varying degrees, मतलब अलग अलग, थोड़ा सा तो होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही सबका है, ये कहने का मतलब, समझ रहे हो, सभी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, ये कहने का मतलब है। तो बेटा अब हमारा ये टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी वाला यहीं पे खत्म होता है बेटा। दूसरा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का, बायोडायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? सब ठीक है बेटा यहां तक? नो डाउट, ठीक है बेटा रिदम। चलो अब है दूसरा टॉपिक किस चैप्टर का, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड।
ठीक है, लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं बेटा? डाइवर्सिटी कहते किसको हैं? मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, ये ए है, कोई एरिया है, इसमें ए पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स हैं, बी के कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, सी के भी कुछ लोग हैं, डी के भी कुछ लोग हैं। तो ए के कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे? ए के कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 लोग हैं। बी के कितने हैं? 1 2 3। सी के कितने हैं? 1 2। डी के कितने हैं? 3। तो यहां पे बेटा नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है? नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है यहाँ पे बताओ? यहाँ पे इस एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है? 4। गुड, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। इसमें 4 स्पीसीज हैं, लेकिन सबकी पॉपुलेशन अलग अलग है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नॉट अ स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज तो 4 हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएगा बेटा 4 3 7 2 9 3 12, 12 हो जाएगा। तो एनसीईआरटी हमारी कहती है बेटा नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। लिखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखिए बेटा। The number and type of organisms, the number and type of organisms present on earth, the number and type of organism present on earth refers to biodiversity, refers to biodiversity, refers to biodiversity। ठीक है, अब देखो टोटल जो स्पीसीज है अर्थ पे वो 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, ठीक है, मिलियंस। और ये नॉन स्पीसीज है, अननोन तो इससे भी बहुत ज्यादा है, वो 50 मिलियन के आसपास चला जाएगा। ये नोन की बात कर रहा हूं मैं, नोन ऑन अर्थ। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन। आउट ऑफ दिस, ठीक है, 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन एंड 0.5 मिलियन, इसमें से कौन सा प्लांट्स है और कौन सा एनिमल्स हैं बताओ? ये मिलियन में है, ये भी मिलियन में है बेटा। तो 1.2 क्या प्लांट्स है या एनिमल्स है? कुछ आइडिया है? 1.2 प्लांट्स। अच्छा, इसीलिए मैंने पूछा था कि आप यही बोलने वाले हो। नहीं बेटा, 1.2 एनिमल्स। स्मिता क्या है? कपूर। ठीक है बेटा, 1.2 मिलियन जो है ना स्पीसीज है एनिमल्स के। जानते हो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल सही बात है बेटा, गुम क्या लिखे हो नाम, ठीक है। तो ये एनिमल्स हैं बेटा, क्योंकि इंसेक्ट्स जो है बेटा बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट है आपका मोलस्का, है ना, पढ़ेंगे आगे। तो ये एनिमल्स
एनिमल्स की डाइवर्सिटी है बेटा और ये प्लांट्स की है। ठीक है, एनिमल्स की है और ये प्लांट्स की है। अब इतने सारे हैं ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है बेटा, तो इनको स्टडी के लिए क्लासिफाई करना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए बायोलॉजी की जो ब्रांच है बेटा वो है टेक्सोनॉमी। क्या है? टेक्सोनॉमी। तो हेडिंग दो टैक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी लिखो बेटा, हेडिंग दो टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन, टैक्सोनॉमी में लिखिए बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स of all living organisms, based on characteristics, comma, based on characteristics, all living organisms can be, based on characteristics, all living organisms can be, all living organisms can be classified into different taxa, taxa, classified into different taxa, है ना, या ग्रुप, classified into different taxa or group. This process is called taxonomy. This process is called taxonomy. Taxonomy, and it includes याद रखना और ऑर्डर में याद रखना है, कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है बेटा आइडेंटिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज classification, and fourth one is nomenclature. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ऑर्डर में याद होना चाहिए आपको, और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखो बेटा सिस्टमैटिक्स। सिस्टेमेटिक्स क्या है बेटा? ये सिस्टेमा से बना है ना, सिस्टेमा। ठीक है, और इसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होता है ना। सिस्टेमा मीन्स सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, लिखिए इट इज द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी। सिस्टेमेटिक्स में इट इज द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, branch of taxonomy. Next point, it is the systematic arrangement of all the organisms. It is the systematic arrangement of all the organisms with respect to similarity and dissimilarity. With respect to similarity and dissimilarity.
with respect to similarity and dissimilarity. ठीक है. It also include evolutionary relationship. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा, कि कौन और देखने में तो दो एक ही जैसे दिख रहे हैं लेकिन डिफरेंट स्पीसीज है. मान लो दो बैक्टीरिया हैं डिफरेंट स्पीसीज के, तो कौन पहले आया कौन बाद में आया इवोल्यूशन में बेटा, इसको आइडेंटिफाई करना भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में ही आता है बेटा, और इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं बेटा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ये भी सिस्टमेटिक में हम कंसीडर करते हैं. इसको बताया किसने था बेटा, पहले सबसे पहले लीनियस ने. लीनियस का नाम भी आप लोग जानते हो. लीनियस ने एक बुक लिखी थी बेटा, बुक सिस्टेमा नेचर. और इसी सिस्टेमा नेचर में लीनियस ने सिस्टमेटिक को बताया. ठीक है ना, सिस्टमेटिक को बताया. बात समझ में आ गई. एंड इट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इंक्लूड्स 3 पॉइंट लिखेंगे हम. कौन कौन सा, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. अब देखो आपके एनसीईआरटी में दोनों चीज लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों पूछ सकता है. मैंने टेक्सोनॉमी में भी ये बात लिखी थी, लेकिन सबसे पहले मैंने कैरेक्टराइजेशन लिखा था. कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन लिखा था बेटा. उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन लिखा था. सबसे नीचे मैंने लिखा था नॉमेनक्लेचर. ये ऑर्डर भी जरूरी है याद करना आपको. लेकिन सिस्टेमेटिक की बात करेंगे एनसीईआरटी में ये तीनों लिखा हुआ है. पहले ये आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन. ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है ना, यहां तक बोलिए. ठीक है बच्चों, अब 1 बाय 1 करके देखते हैं. चलो फिर से अब लिखिए कैरेक्टराइजेशन, हेडिंग दो कैरेक्टराइजेशन. ठीक है बेटा, रिदम कैरेक्टराइजेशन. एक क्वेश्चन चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो. एक क्वेश्चन लिखो जरा, तो एक क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिखो एक. द टर्म सिस्टमेटिक्स लिखो. द टर्म systematics, the term systematics refers to, the term systematics refers to नंबर 1 ए ऑप्शन में लिखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ plants and animals. सेकेंड ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन, क्या लिखा, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑप्शन बी में लिखिए, nomenclature and identification of, option B, nomenclature and identification of plants and animals.
plants and animals, nomenclature and identification of plants and animals. Option C, diversity of kind of organisms. C, diversity of kind of organisms and their relationship हाँ, क्या लिखा है आपने? डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड their relationship. ऑप्शन फोर लिखेंगे बेटा, ऑप्शन डी लिखिए, different kind of organisms and their classification. Different kind of organisms and their classification. ऑप्शन 4 है। बताओ बच्चों, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी, समीक्षा ने बताया है डी फॉर दिल्ली। और कोई आंसर आएगा? और कोई आंसर आएगा आप लोगों की तरफ से? सी, गुण ने बोला है सी। और कोई ऑप्शन? रिदम, सी, ऑप्शन सी, सभी ने सी बोला है। समीक्षा ने डी बोला था बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। मैंने लिखवा दिया कि बार बार आप भूलते रहते हो तो कंफ्यूज मत हो, वो है ना। मेन क्या है ये? डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, पता लगाना कौन बाद में आया कौन पहले आया, है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके बारे में और हम बात करेंगे आगे अभी। ठीक है, अब लिखो बेटा कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन जो मैंने लिखवाया था ना, उसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन बेटा देखो, ये एक रूम में 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों अंधे हैं, मतलब मान लो ये साइंटिस्ट हैं, समझ रहे हो, बॉटनिस्ट है मान लो, लेकिन ये अंधे हैं मान लो। एक बड़े से हॉल में एक हाथी है बेटा, है ना, ठीक है, ये हाथी है यहाँ पे, और इसका क्लासिफिकेशन करना है। इन ए बी सी और डी 4 लोगों को भेजा गया बारी बारी से। तो एक गया, अंधे है ना, पैर पकड़ लिया तो बोलेगा ये तो पिलर लाइक है, तो वो इस ऑर्गेनिज्म को पिलर लाइक ऑर्गेनिज्म में रखना चाहेगा, क्योंकि उसने तो उसका पैर पकड़ा था। दूसरा वाला गया तो इसका सूंड पकड़ लिया बेटा, उसने कहा कि नहीं ये तो मस्कुलर है, ट्रंक जैसा कुछ है, इसको मस्कुलर एक कैटेगरी बनानी चाहिए ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की, उसमें रखना चाहिए। एक गया तो उसका पूंछ पकड़ लिया, कह रहा है तो पूंछ के मतलब बाल इसके बॉडी में बहुत ज्यादा हैं, तो इसको एक कैटेगरी बना देंगे ऐसा कि मतलब कि हेयर्स ज्यादा जहां पाए जाते हैं उस कैटेगरी में इसको रखेंगे। कोई गया तो कूद के उसके कान में बैठ गया, तो वो कह रहा है कि तो पंख के जैसा है कुछ। मतलब 4 लोग गए, मेरे कहने का मतलब ये है, तो चारों लोगों ने अलग अलग कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया बेटा वहां से। ठीक है, तो अगर जो जो कैरेक्टर चूज करेगा बेटा, उसी के बेसिस पे वो क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा। बात समझ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा आर्ट है बेटा, कि सही कैरेक्टर को कैसे हम चूज करें। फॉर एग्जाम्पल देखो, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन, सारे एक ही ग्रुप, एक ही फाइलम के मेंबर हैं। देख लो, कॉकरोच हुआ, स्कॉर्पियन है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, हनी बी है, लिमुलस है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स को देखो तो आपको अलग अलग दिखेगा।
लेकिन सबका एक कॉमन फाइलम है बेटा आर्थ्रोपोडा। अब उसमें ये कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना कि सभी में हेड, सभी की बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है, तो इस कैरेक्टर को चूज करना बड़ा मुश्किल है स्टार्टिंग में, समझ रहे हो। तो कैरेक्टराइजेशन जो है एक साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है बेटा। ये चारों लोग गए और अपने अपने तरीके से क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। अंधा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि क्योंकि वो हम जब कैरेक्टर नहीं देख पाएंगे तो हमको इसका मतलब नहीं दिखा, जरूरी नहीं कि हमको दिखाई दे वो, इसलिए अंधा बोला मैंने। सभी ने अपना अपना कैरेक्टर चूज किया था उसमें, बात समझ में आ गई। तो कैरेक्टराइजेशन एक्चुअल में क्या है बोलो, लिखो कैरेक्टराइजेशन में, लिखो बेटा। इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, it is the understanding of characters, it is the understanding of characters of an organisms, of an organisms such as external and internal structure of cells, internal and external structure of cells, comma, developmental process, ecological information, etc. इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। समझ में आ गया बात। ये एक आर्ट है बेटा, इट इज नॉट ओनली अ साइंस, इट इज आल्सो आर्ट, एक कला है बेटा कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा लिखिए आइडेंटिफिकेशन, फटाफट लिखो अभी 5 मिनट है। दूसरा लिखो बेटा आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड लिखो आइडेंटिफिकेशन। सर इंटरनल एक्सटर्नल के बाद क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइड करना ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स को हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। लिखिए बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, based on the characteristics, based on the characteristics, the identification of the organisms based on the characteristics, the identification of the organisms based on the characteristics, the identification of the organisms is carried out to know identification of the organisms is carried out to know KNOW whether WHEATHER, to know whether it is similar to any of the known group, of the taxa, टैक्सा को ही ग्रुप बोलते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट है, ये और अच्छी तरह समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में आपको। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन माने क्या? डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट टेक्सा में, बात एक ही है, डिवाइड करना, रखना ऑर्गेनिजम्स को। लिखिए, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड टू डिफरेंट टेक्सा और ग्रुप। इन दिस क्लासिफिकेशन में लिखिए, इन दिस organisms are classified to different taxa और ग्रुप्स। न्यू हेडिंग दो आप, नोमेनक्लेचर, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो ठीक है बच्चों,